बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। मरी में इंतहाई अहम बैठक, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से क्या तय पाया और इस निज़ाम के आगे नवाज शरीफ साहब ने कैसे सरेंडर किया, इसकी मुकम्मल तफसील आपके सामने रखेंगे। और एक डील जो नवाज शरीफ और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान हुई, क्या इसको दोबारा से रिन्यू कर दिया गया है, इसका मुकम्मल हाल अहवाल मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर व्यूअर्स आपको ये बताएं कि बैरिस्टर गौहर साहब मुस्ताफ़ी हो गए हैं, इस्तीफ़ा उन्होंने क्यों दिया, वजह क्या बनी, और फिर एक मुस्कुराहट जो इस पूरे निज़ाम पर भारी पड़ गई। अलीमा खान के बेटे ने कैदी वैन में क्या पैगाम दिया, ये भी आपको बताएंगे। और फिर व्यूअर्स, लाहौर डूब गया है, टिकटॉक लाइट कैमरा एक्शन की सरकार मुतहरिक है और अलीम खान की सोसाइटी को बचाने की कोशिश की जा रही है। और इसके साथ साथ पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त पानी की क्या सूरत हाल है। सियालकोट एयरपोर्ट जी डूब गया है और पानी निकाला जा रहा है, ये भी आपको बताएंगे आज के इस नशिस्त के अंदर। और फिर सूबों का जो पिछले हमने कुछ अरसे में जो एक बयानिया बनाया जा रहा था, इसमें एक नई डेवलपमेंट हुई है, इसकी भी तफसील आपके सामने रखेंगे। लेकिन व्यूअर्स, प्रोग्राम के शुरू में आपको ये बताएं कि बरी में एक हंगामी मुलाकात हुई ऐसे वक्त में जब पंजाब के अंदर सैलाब की सूरत हाल थी, मुख्तलिफ देहात जो हैं वो पानी में डूबे रहे, मगर इसके बावजूद मरी में एक मुलाकात होती है और ये हंगामी मुलाकात थी जिसमें रिपोर्ट ये किया जा रहा है कि ख़ानदान के लोग और कुछ आला शख्सियात भी मौजूद थी जिनसे क्या वादे लिए गए और क्या उन्हें गारंटीज दी गई हैं। नवाज शरीफ साहब का जी एक तरह से सरेंडर है। बताया जाता है कि मरी में एक गैर मामूली मीटिंग हुई। शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और नवाज शरीफ और दीगर अहम शख्सियात इसमें शरीक थी। रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की तजवीज़ पर नवाज शरीफ ने इत्तफाक किया कि मौजूदा निज़ाम हुकूमत को तसलसल अगर नहीं मिलता तो ये ठीक नहीं होगा, तो मौजूदा निज़ाम में हुकूमत को तसलसल दिया जाए और ये अच्छे तरीके से चल रहा है। 3 बड़ों का तसलसल जारी रहेगा और आने वाले दिनों में इस तसलसल से मुतल्लिक अहम ऐलान भी किया जाएगा। और ये ऐलान क्या होगा जी? एक तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल, उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी का मामला है। और एक इशारा ये भी दिया जा रहा है कि शायद नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए, या ये भी जो डिस्कशन हुई है कि अगर नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता तो फिर तस्लीम कर लिया जाएगा कि नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा खामोशी इख्तियार की जाए। व्यूअर्स, सवाल ये है कि नवाज शरीफ का क्या इख्तियार है। नवाज शरीफ ने लंदन से वापस आकर सिर्फ कबूतर उड़ाए हैं, इसके अलावा नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के अंदर अभी तक कुछ नहीं किया, या फिर वो मरी के दौरे पर चले जाते हैं एक पूरा लश्कर लेकर, पाकिस्तान की आवाम के पैसे से ये प्रोटोकॉल एंजॉय करते हैं और फिर बड़ी बेशर्मी के साथ इनके तर्जुमान टीवी पर बैठकर कहते हैं कि सब कुछ अपनी जेब से अदा किया जाता है। जब सर्विसेज चीफ के हवाले से कानून बना तो नवाज शरीफ साहब उस वक्त असम्बली में मौजूद नहीं थे, आपको याद होगा। नवाज शरीफ तोसी ना देते तो क्या होता? फॉर्म 47 खुल जाता। लोगों ने फॉर्म 47 में जहां जहां भी इनके लोगों को जितवाया था, ये इनके पास तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स जो आपको काम करते हुए नजर नहीं आते, एकदम से ये पूरी फॉर्म 47 की जो मशीनरी है, जो कारखाना लगाया गया 8 फरवरी की रात को, इसे इन्होंने ऑन करना था, जजेस से फैसले लेने थे और नवाज शरीफ की जो सीट्स हैं एक एक करके उनसे छीन ली जाती, नून लीग की हुकूमत ख़त्म हो जाती और किसी और को कुर्सी पर बैठा दिया जाता। अब आपके पास ना एक ऑप्शन नहीं है, आपके पास कई ऑप्शंस मौजूद हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपने पर तोल रही है कि किस वक्त उन्हें ये निज़ाम उनके हवाले किया जाए। बिलावल जरदारी की बड़ी ख्वाहिश है कि वो मुल्क के वज़ीर आज़म बने और उनके वालिद मोहतरम जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में बिलावल जरदारी को इस कुर्सी पर बैठना देखना चाहते हैं, जिससे उन्होंने इस ख्वाहिश का इज़हार भी किया। तो ऑप्शन आपके पास बहुत सारे हैं। फिर इसके साथ साथ मोहसिन नकवी साहब का नाम भी गर्दिश कर रहा है। तो नवाज शरीफ साहब के पास ऑप्शंस नहीं थे, ये सब चीज़ें इनसे एक ही झटके में छिन जाती अगर वो इस निज़ाम के आगे सरेंडर ना करते। जिसे सरेंडर नहीं किया ना, जो खामोशी से जेल में बैठा है, मगर उसकी खामोशी में जो इनकलाब बर्पा किया, आप इस इनकलाब को रोक नहीं सकते। वो मुस्कुराता है, आपके लिए मुश्किल हो जाती है। वो एक ट्वीट करता है, उसके केसेस को जाम कर दिया जाता है, और अगर वो 6-7 माह खामोश रहे तो उसके केसेस को पर लग जाएंगे और फिर आपकी प्लानिंग को वो अकेला जेल में बैठकर पाकिस्तान की आवाम की मदद से हौसले के साथ मुकाबला कर रहा है और उसने इस निज़ाम के आगे सरेंडर नहीं किया। व्यूअर्स, फील्ड मार्शल के लिए
क्या मंसूबा है। फैसल वाडा साहब हमें ये बता चुके हैं कि फील्ड मार्शल अगले 10 साल जो है वो रहेंगे। ये जो प्लान है वो अगले 10 साल का है। उन्होंने दबे अल्फाज में, खुले अल्फाज में, और अब तो बरमला वो टीवी पर बैठकर कहते हैं कि जितने भी सियासतदान हैं ये नकम्मे हैं, जनाजे हैं, और अगर पाकिस्तान को कोई बचा सकता है तो वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है। अब कराची में नए सूबों की बात हो रही है जी। इससे पहले पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ धड़ों से ये बयानियां बनाने की कोशिश की गई और इसे फ्लोट किया गया, और इस आइडिया के ऊपर जो रिएक्शन था वो आवाम का देखा गया। पाकिस्तान की सियासी जमातें क्या सोचती हैं इसको भी गेज किया गया। मुस्तफा कमाल साहब ने इस हवाले से क्या कहा, वो ये कहते हैं कि फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने कराची में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब में पाकिस्तान में नए सूबे बनाने पर तफसील से गुफ्तगू की थी। मैं और मेरी जमात फील्ड मार्शल की इस बात की हमायत करते हैं। अब ये क्यों हमायत कर रहे हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। वो ये कहते हैं कि मुल्क को चलाने के लिए नए सूबे बनाना लाजमी है, ये ख्वाहिश नहीं बल्कि पाकिस्तान की अब मजबूरी बन चुकी। अब अगर कराची सूबा बन जाए तो इसका फायदा किसको होगा? एमक्यूएम को, और एमक्यूएम से किसी को आप वज़ीर-ए-आला बना देंगे और फिर पूरा कराची जिसे एक सूबा बनाकर कंट्रोल किया जाएगा। और फिर कराची में आज तक जो तरक्की नहीं हुई, और इसकी वजह क्या है, इसके पीछे ये खेल था जो कराची और कराची जैसे कई शहरों के साथ जो है वो खेला जा रहा है कि हमने जो पावर है सूबों से छीनकर मजीद सूबे बनाकर वहां पर अपनी मर्जी की हुकूमतें लाएंगे, और जो पॉलिटिकल फोर्सेस है पूरे मुल्क के अंदर उनकी ताकत को कमज़ोर करके इलेक्टेबल्स या फिर अपने जो हमने नर्सरी में गेट नंबर 4 की नर्सरी में जिन जमातों को तैयार किया, जो बादशाह सलामत ने जिन ओवर द ईयर्स ऐसी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्हें बराए इस मकसद के लिए गया था, जिन्हें कहा जाता है कि बैठ जाओ तो वो बैठ जाते हैं, कहा जाता है कि लेट जाओ तो वो लेट जाते हैं, तो उनके हवाले इक़्तिदार कर दिया जाए और शहर का पूरा कंट्रोल फिर एक मखसूस तबके के पास होगा, एक मखसूस माइंडसेट के पास होगा। मियां आमिर महमूद साहब काफ़ी अरसे से जी इस पर बात कर रहे हैं, और मैंने आपको सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म पर ये खबर दी थी, पाकिस्तान के मीडिया ने इसको अभी चलाया नहीं था, कि ये प्राइवेट महाफिल के अंदर ये बात शुरू हो गई, और फिर देखते देखते इन्हीं के इदारे के एक बंदे ने एमडी साहब ने एक पेपर पढ़ा, और फिर अब मियां आमिर महमूद साहब वो पेपर लेकर मैदान में आ गए हैं। गुज़िश्ता दिनों उन्होंने जो बातें की वो ये कहते हैं, और आज फिर उन्होंने इस हवाले से यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में खिताब करते हुए कहा कि शहरों की जो आबादी है वो इतनी बढ़ गई है कि इसकी ज़रूरियात आपकी वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत नहीं करती, बल्कि लोकल गवर्नमेंट आपकी इन ज़रूरियात को पूरा करता है। गली से लेकर शहर तक सफाई सुथराई, दीगर सहूलियात की फराहमी लोकल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, मगर इसमें सूबों का और वफाक का कोई किरदार नहीं। उन्होंने फिर अमेरिका की मिसाल दी कि अमेरिका की आबादी 25 लाख थी और 13 रियासतें थी। उस वक्त अमेरिका की 50 रियासतें बन गई, सूबों ने मिलकर मुल्क बनाए। मुल्क सूबों को नहीं बदल सकते, स्टेट्स ने ही मिलकर मुल्क बनाए। जब हमारे 4 सूबे थे तो भारत के 9 सूबे थे। भारत की इस वक्त 1 अरब 45 करोड़ की आबादी है और उनके 28 सूबे हैं। कुछ लोगों के ऐसे मफादात हैं जो बड़े सूबों से वाबस्ता हैं। हम शायद इन कुछ लोगों के मफादात की वजह से आगे नहीं बढ़ रहे। मुल्तान, बहावलपुर के लोग अलग सूबा चाह रहे हैं। हजारा का इलाका बड़ी देर से अलग सूबे का मुतालबा कर रहा है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त हमारे 4 सूबे हैं। पंजाब पाकिस्तान की आबादी का 53% है। आपकी आबादी 53% है तो नजर भी हर जगह आपको आती है। पंजाब को वसाइल भी 53% ही दरकार हैं। बाकी 3 सूबे मिलकर 47% हैं। पंजाब आबादी के लिहाज से बड़ा सूबा है, इसलिए इसको गाली भी पड़ती है। अब जो अहम नकात हैं और वजह क्या बन रही है, और पीछे ये तमाम जो इस वक्त नए सूबों का आपने एक पूरा मंजरनामा आपके सामने रखा जा रहा है, इसकी वजह क्या है? व्यूअर्स, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मफादात को पहले विजिट करते हैं कि उनके मफादात क्या हैं। जनूबी पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। जहांगीर तरीन से मुलाकातें भी हो रही हैं, सियासी यतीमों को जगह भी मिलेगी, और एक बड़ा धड़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल करवाकर इनकी पंजाब के किसी एक सूबे को अलहदा करके, यानी एक नया सूबा बनाकर वहां पर इनको इकट्ठा कर दिया जाएगा। क्योंकि ये सियासी यतीम है ना, आपसे वादे किए गए कि आपको हुकूमत मिलेगी, लेकिन पाकिस्तान की आवाम ने आपको उड़ा कर रख दिया। तो अब इन इलेक्टेबल्स को फॉर्म 47 के उसी फार्मूले के तहत इन सूबों में इलेक्शन जितवाकर या जो भी नया सेटअप बनता है, हुकूमतें उन सूबों की इनके हवाले की जाएंगी, चूंकि इनसे ज़्यादा वफादार अभी तक पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को कोई नहीं मिला। दूसरी चीज़, एमक्यूएम को कराची देने की बात की जा रही है। एमक्यूएम एक लंबे अरसे से कराची को सूबा बनाने की बात कर रही थी, और एमक्यूएम को लगता ये है कि जो किरदार
وہ ایک صوبے کو اگر کراچی کو ایک صوبہ بنا دیا جاتا ہے تو جو خدمت وہ ایک صوبے کی حکومت کے طور پر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے کر سکتی ہے یا ان کے لیے خدمات سر انجام دے سکتی ہے، شاید ان کا رول موجودہ سیٹ اپ میں ویسا نہیں ہے، تو ان کو زیادہ خدمت کا موقع دیا جائے اور کراچی کو ایک صوبہ بنا کر یہ تمام چیزیں ان کے حوالے کی جائے، اور پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو کہے گی ہم ایک نئے صوبے کے بطور وارث سب کچھ کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی خاموش رہے گی یا انہیں بلیک میل کر کے منا لیا جائے گا؟ دیکھیں پچھلے کچھ عرصے میں کرپشن کی جو باتیں کر رہے تھے نا پاکستان پیپلز پارٹی کی یا پھر نون لیگ کے حوالے سے، یہ تمام چیپٹرز بند ہو گئے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ان کو کنٹرول کیسے کرتی ہے؟ جب بھی انہوں نے کوئی کام کروانا ہوتا ہے نا، یا تو فارم 47 والی بات کھل جاتی ہے یا پھر پاکستان پیپلز پارٹی سے اگر کوئی کام کروانا ہے تو ان کی فائلیں دوبارہ کھولنے کی دھمکی دی جاتی ہے۔ تو دوبارہ سے کرپشن کی جو بات ہو رہی ہے، خبریں آپ کو سندھ سے نکلتی ہوئی نظر آئیں گی، تو یہ وہ طریقہ کار ہے جس کے ذریعے ان تمام سیاسی جماعتوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ آج عمران خان کیوں کنٹرول نہیں ہو رہا؟ کیونکہ اس کے خلاف کوئی کرپشن کا کیس یہ لوگ ثابت نہیں کر سکے، فائلیں بنائی، گاڑی گھڑی، اس سے زیادہ کچھ نکال نہیں سکے، اور ایک ایسا کیس جس میں عمران خان نے پیسہ پاکستان کے حوالے کیا، اس میں بھی عمران خان کو سزا مل جاتی ہے۔ اسی لیے عدت جیسے مکروہ اور ناپاک کیس جو ہیں وہ عمران خان کے خلاف بنائے گئے۔ ویورز، اسٹیبلشمنٹ کے قریب بہت سارے جو سیاستدان ہیں اور کچھ صحافی بھی ہیں، یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ان صوبوں کے اندر ان کو بھی ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ ہم نے اس سے پہلے بھی بہت ساری مثالیں دیکھی ہیں، وہ ایک سلنگی صاحب ہیں جو ترجمان بنے ہوئے ہیں، تو ان کو بھی تو کہیں نہ کہیں لگانا ہے۔ تو اب نظام میں جتنے لوگوں کو شامل کیا گیا، جن کو آن بورڈ لیا گیا، اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر صوبے بنا دیے جائیں تو ان کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی خدمت کرنے کا بہترین موقع مل جائے گا، اور اسٹیبلشمنٹ بھی یہ سمجھتی ہے کہ اگر ہم نے ملک کے اندر اپنی حکومت کو ہمیشہ قائم اور دائم رکھنا ہے اور اسی طرح نظام کو اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے، تمام ڈوریں اگر گیٹ نمبر 4 سے ہلانی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو پاور ہے، جو پاور سینٹرک ہے، اس کو چینج کیا جائے۔ یہ پورا کا پورا جو اس وقت پاکستان کے اندر قومی اسمبلی یا دیگر اسمبلیوں کی جو اس وقت پوزیشن ہے، اور ان اسمبلیوں میں جو لوگ منتخب ہو کر آتے ہیں، ان کو مزید صوبوں میں تقسیم کیا جائے۔ اگر کراچی میں ایم کیو ایم کی حکومت ہو، ہزارہ صوبہ کے اندر اگر آپ کیپٹن صفدر صاحب کو بٹھا دیں، چونکہ آج کل وہ بڑی وہاں پر اس کو الگ صوبہ بنانے کی بات کر رہے ہیں، تو پھر آپ کے لیے آسان ہوگا کہ آپ نظام کو کنٹرول کر سکیں۔ جیسا آج کہا جاتا ہے کہ دیکھو کے پی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا یہ بیس کیمپ ہے جہاں سے تحریک چلانی چاہیے، وفاق کو آپ ٹکر دیں، تو پھر چھوٹے چھوٹے صوبوں میں ان کے اپنے دھڑے موجود ہوں گے جہاں سے صرف یہ اشارہ کریں گے اور ان صوبوں کو کنٹرول کر لیا جائے گا۔ اس میں پاکستان کی عوام سر کوئی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں نا کہ اقتدار نچلی سطح تک منتقل ہونا چاہیے۔ سر آپ لوکل گورنمنٹ الیکشن کروا دیں، پنجاب کے اندر لوکل گورنمنٹ الیکشن کروائیں، جو ناظم سسٹم تھا، جو پرانا لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے، اس کو آپ ایکٹیو کر دیں، ان کو اختیارات دے دیں۔ جو آپ کے شہروں کی اسمبلی ہیں لوکل گورنمنٹ کی، ان کو دوبارہ سے فعال کیا جائے، تو آپ کو کسی بھی پیرالل نظام کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن کیونکہ آپ نے ایک جماعت کو توڑنا ہے تو اس کو توڑنے کے لیے پورے نظام کی اے بی سی جو ہے وہ بدلنی آپ کو پڑ رہی ہے۔ ویورز، نون لیگ کو کہا جائے گا کہ ان کے کچھ مزید لوگوں کو نواز دیا جائے گا، لہٰذا آپ ان کا ساتھ دیں، تو اس بنیاد کے اوپر ان کو خوش کرنے کے لیے کچھ حکومت ان کے مزید حوالے کر دی جائے گی۔ یہ اپنی مرضی کا نظام لے کر آئیں گے، لیکن اگر نہیں مانتے تو آپ کے پاس فارم 47 ہے، کرپشن کی فائلیں ہیں، لوگوں کو اقتدار سے الگ کیا جائے گا، اور جس بیرک کے اندر خان صاحب کو رکھا گیا وہاں پر اب شاید باؤ جی کا جانے کا دل نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ جانے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مریم اب دوبارہ کیا جا کر فرائی پین سے استری کریں گی، اور کیا اسی طرح جو مشکل حالات وہ بیان کرتی ہیں کیا ان حالات سے دوبارہ گزر سکتی ہیں؟ تو شاید یہ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے، اس لیے سب نظام کے آگے سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر آپ کو یہ خبر دیں کہ شیر شاہ کی قیدی وین میں ایک مسکراتی تصویر نظام پر بہت آج بھاری پڑی ہے۔ جن لوگوں نے شیر شاہ کو، علیمہ خان کے بیٹوں کو جیل میں ڈالا، وہ بھی سوچتے ہوں گے کہ یار یہ کس مٹی کے بنے ہیں، ہم ان کے اوپر مقدمات بناتے ہیں، 27 ماہ کے بعد ان کو گرفتار کر لیتے ہیں، اور علیمہ خان کے اوپر ہم نے 302 کا بھی جو ہے پرچہ دے دیا، لیکن اس کے باوجود یہ بہنیں، عمران خان کا خاندان پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم انہیں جیل میں پھینکتے، ان کی روتی ہوئی تصویریں باہر آنی چاہیے تھی، مگر یہ مسکرا رہے ہیں۔ کل جو لوگ مل کر آئے نا، علیمہ خان اور پھر باقی لوگ بھی، وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب آپ خان صاحب سے 20 منٹ کے لیے بھی مل لیں اور ان کی آپ کی ملاقات ہو جائے تو آپ کے اندر ایک انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ ان کی شخصیت کے اندر یہ جو پہلو ہے، جو لوگ ان سے مل کر آتے ہیں اور انہیں جو انرجی ملتی ہے وہ ایک ڈیفرنٹ لیول ہے۔ تو اس
मुस्कुराहट का जवाब जो है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के पास भी नहीं है। आज अलीमा खान ने जो गुफ्तगू की वो क्या कहती हैं, एक तो जुडिशल कर दिया गया जी शेरशाह का, वो ये कहती हैं कि उनका ख्याल था, सुनिएगा एक बहन के अपने बेटे के लिए क्या अल्फाज हैं, और एक माँ ने आज अपने बेटे को जब जेल के अंदर देखा तो वो क्या कह रही है, जिसके हौसलों को तुम तोड़ना चाहते थे वो खुद नहीं टूटी, तुम खुद टूट जाओगे। और ये अल्फाज जो आज अलीमा खान ने अपने बेटे के लिए कहे, वो ये कहती हैं कि इमरान खान पर जुल्म करेंगे, और उनका ये ख्याल था कि वो डर कर मुल्क से बाहर चले जाएंगे। लेकिन अब बात माफ़ी पर अटकी हुई है। माफ़ी का मतलब 10,500 FIRs ख़त्म होती हैं, इमरान खान डटे हुए हैं। और अलीमा खान ये भी कहती हैं कि ये जजेस बेज़मीर हैं, अगर इनका ज़मीर ज़िंदा होता तो ये इस निज़ाम के ख़िलाफ़ उठ खड़े होते और ये कहते कि हम बेकसूर लोगों को सज़ा नहीं दे सकते। मगर जो लोग जेल काट कर आते हैं, इन जजेस की वजह से वो बाहर निकल कर अपने जेल की कहानियाँ सुनाते हैं और वो कहते हैं कि हमें फ़ख्र है कि हमने एक अजीम मकसद के लिए जेल काटी। नौरीन नियाज़ी का बेटा हसन नियाज़ी 2 साल से जेल में है, उसको 10 साल की सज़ा दी गई। ज़रूर बताया जाए कि उसे किस जुर्म में सज़ा दी गई, पहले ये समझाएं कि उसका जुर्म क्या था। माफ़ी के लिए ये लोग तड़प क्यों रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि किस चीज़ की माफ़ी, मेरे साथ जुल्म हुआ, ये मुझसे माफ़ी मांगे। आज शेरशाह को अदालत पेश करके कहा गया कि डंडा बरामद कर लिया है, अब मास्क और सोशल मीडिया अकाउंट्स बरामद करने हैं, लेकिन जज ने जुडिशल कर दिया। हम अब शेरशाह की ज़मानत की जो दरख्वास्त है ये इसे अब दायर करने जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अलीमा बीबी जो हैं वो जा रही हैं। फिर उन्होंने ये भी बताया कि 2 दिन पहले अडयाला में हमारी मुलाकात शायद चीफ जस्टिस के नोटिस की वजह से हुई। इमरान खान ने माफ़ी से इनकार किया। मेरी सारी फैमिली गिरफ्तार कर लें, मैं आपके सामने फिर भी सर नहीं झुकाऊंगा। अलीमा भी ये भी कहती हैं कि हम कोई कुर्बानी नहीं दे रहे, बल्कि ये हमारा फ़र्ज़ है जो हम अदा कर रहे हैं। हम इस निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़े, हर पाकिस्तानी जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा हुए। पुलिस वाले ने कहा कि हमने 1 लाख घरों में रेड की, इसी खौफ से लोग पाकिस्तान छोड़कर चले गए, और जो फिगर्स बताई जाती हैं व्यूअर्स वो 25 लाख के करीब हैं। इमरान खान से खुफिया मुलाकातों की अलीमा खान ने सख्ती से तरदीद की और उन्होंने कहा कि सोलिटरी कन्फाइनमेंट में इमरान खान को रखा हुआ है और किसी किस्म की इमरान खान से कोई मुलाकात जो है वो नहीं करवाई जा रही। इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से डरती है, इस्टेब्लिशमेंट में जुर्रत नहीं कि जाकर इमरान खान से मुलाकात करे। इस्टेब्लिशमेंट में अगर जुर्रत होती तो वीलॉगर से मुलाकात की खबरें ना चलवाती, बल्कि इमरान खान से मिलकर आप देख लें। जो शेरशाह के जी वकील हैं सलमान अकरम राजा, उन्होंने आज अदालत में पेश होकर जो मौक़िफ़ अपनाया वो ये कहते हैं कि शेरशाह को आज अदालत में पेश किया गया। मास्क बरामद करना है, जिस्मानी रिमांड दे दें। मास्क कब से आला जुर्म बन गया? मास्क शेलिंग के दौरान इस्तेमाल होता है और उन्होंने 27 महीने बाद मास्क बरामद करना है, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया और शेरशाह जुडिशल उसका कर दिया गया है और अब हम उसकी ज़मानत की दरख्वास्त जो दायर कर रहे हैं। अच्छा, ये डंडा और मास्क की बात थी। मास्क तो सर बहुत सारे सहाफ़ी भी इस्तेमाल करते हैं, कल को मास्क पहनना भी यकीनन एक जुर्म जो है इस मुल्क में करार दे दिया जाएगा। तो ये सर केस बनाया है इमरान खान के ख़ानदान के हवाले से और अलीमा बीबी को एक डंडे और मास्क के ऊपर इस केस के ख़िलाफ़ जो है अब अदालत में सबूत पेश करने हैं और इसका दिफा करना है। तो ये आपकी सर रियासत है, ये आपका निज़ाम इंसाफ है। और उस जज से कोई जाकर सवाल करे कि यार तुमने एक डंडा जो इन्होंने बरामद किया, इनसे ये तो पूछते कि ये डंडा बरामद कहाँ से किया, क्या तुम शेरशाह को कहीं लेकर गए? ये भी तो सवाल है ना। आमतौर पे क्या होता है, जब मुल्ज़िम पुलिस की तहवील में जाता है तो पुलिस उससे सवाल करती है, तफ्तीश करती है और फिर ये सवाल पूछा जाता है कि आला कत्ल कहाँ है, जो तुमने हथियार इस्तेमाल किया वो दिखाओ। इसी तरह के सवाल होते हैं। या फिर आपने अगर किसी डाकू को पकड़ लिया तो डाकू से पूछा जाता है कि बताओ माल कहाँ छुपाया। यहाँ पर इल्ज़ाम ये था कि इन्होंने जिन्ना हाउस पर हमला किया और जो डंडा इन्होंने बरामद किया, क्या ये शेरशाह को कहीं लेकर गए और उसकी निशानदही पर उसने कहा कि जनाब इस घर में इस जगह पर मैंने ये डंडा छुपाया हुआ है। तो ये एक मजाक पाकिस्तान के अदालती निज़ाम और पाकिस्तान की आवाम के साथ हो रहा है। अब देखना ये कि जज साहब ज़मानत देते हैं या नहीं देते, या फिर उनको भी कहीं उससे फ़ोन आ जाता है। व्यूअर्स, मैं आपको ये खबर भी दूं कि हामिद रज़ा साहब को जी नाहल होने के बाद उन्हें जो पार्टी सदारत है वहाँ से हटा दिया गया है और उनके साहबजादा हसन रज़ा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कायम मकाम चेयरमैन मुकर्रर हो गए हैं। वैसे ये भी मरूसियत का ही एक दूसरा बाब है। पाकिस्तान में शायद लोगों के बात पसंद ना आए, लेकिन जो हालात हैं, जो जुल्म हो रहा है,
जिस तरह से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन को इन्होंने नाअहल किया, उसके बाद यही बन रहा था कि ख़ानदान में से कोई ना कोई बंदा जो है इसको टेक ओवर करे। फिर इंटर पार्टी इलेक्शन तक साहबजादा हसन रज़ा कायम मकाम चेयरमैन मुकर्रर हुए और साहबजादा हसन रज़ा को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आइन के मुताबिक कायम मकाम चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया है। और साहबजादा हामिद रज़ा की नाअहली ख़त्म होने के बाद वो दोबारा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह जो हैं बनेंगे। डेरा गाजी खान के इलेक्शन के हवाले से मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ने NA 185 DG खान में ज़िमनी इलेक्शन रोक दिया जी, और जरताज गुल की दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट के ने इलेक्शन रोकने का हुक्म दिया और यहाँ से वज़ीर मुमलिकत बराए सकाफ़ती वर्षा हुज़ैफ़ा रहमान लो जी ए भी दिन आसी देखना सी। और मैं ये भी दिन आना था कि मैं हुज़ैफ़ा की खबर इस तरह से पढ़ रहा हूँ कि हुज़ैफ़ा को जी उन्होंने एक तो वज़ीर मुमलिकत बना दिया और अब वो इलेक्शन लड़ेगा। और सर्वे आया था जी कि 40,000 की लीड से ये भाई साहब जो हैं वो इलेक्शन जीतेंगे। व्यूअर्स, कैप्टन सफदर साहब की कुछ गुफ्तगू है, ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। उनसे एक पॉडकास्ट में सवाल हुआ कैप्टन सफदर से कि पंजाब डूबा हुआ है लेकिन पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज़ मरी में मुलाकातें करने क्यों जाती हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझसे सुबह हज़ारा के हवाले से सवाल पूछें, पंजाब के हवाले से लाहौर प्रेस क्लब में जवाब दूंगा। फील्ड मार्शल की तोसी के हवाले से उन्होंने कहा कि अगर किसी ने जंग जीती है तो ज़रूर तोसी मिलनी चाहिए, मुल्क के मफाद में कोई बात चल रही है तो इसे चलने दें, किसी नाअहल शख्स को ये कुर्सी जो है वो नहीं मिलनी चाहिए। इमरान खान के हवाले से उन्होंने कहा कि जिस तरह जेल नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ ने काटी, इमरान खान 25 साल रहकर भी इस तरह की अजियत वाली जेल नहीं काट सकता। लो जी कर लो काम। और ये कैप्टन सफदर ये भी क्लेम कर रहे हैं कि जनाब जॉगिंग मशीन है, AC लगा हुआ है, हाथों की मालिश हो रही है, गुड़ वाले चावल खाते हैं, जिससे इमरान खान का एक रूहानी नेटवर्क है, इसी तरह मेरा भी है। यानी पीर साहब ने ये खबर दे दी है कि जेल के अंदर इमरान खान को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रखा गया बल्कि वो एक VVIP ज़िंदगी जो है वो जेल में गुजार रहे हैं। तो सर ये निज़ाम के साथ मिलकर डील और ढील और फिर नए सूबों में, क्योंकि इनको भी लगता ही है कि अगर हज़ारा सूबा बन गया तो बीवी जो है वो पंजाब की चीफ मिनिस्टर और हज़ारा का कोई अगर चीफ मिनिस्टर होगा तो यकीनन ये अपने लिए लॉबिंग कर रहे हैं और ये उसी एक सिलसिले की कड़ी है। क्योंकि याद रखिएगा ये हाउस ऑफ शरीफ से ये तमाम जो कुर्सियाँ हैं ना ये बाहर नहीं जाएंगी, ये हर सूबे में कोई ना कोई अपना बंदा जो निकालेंगे और वहाँ पर अपने बंदों से मुराद है कि घर के बंदों को जो है फैसिलिटेट करेंगे, इन कुर्सियों पर बिठाएंगे। मैं भी आपको ये भी खबर दूँ कि सैलाब की जो सिचुएशन है पंजाब कोई अच्छा नहीं है जी। आज मरीम नवाज़ को हमने दोबारा जो है वो पानी में कश्तियों में बैठे हुए देखा और वो दौरा कर रही थी उन इलाकों का जहाँ पर पानी था, लेकिन बताया ही जाता है कि उन्होंने जिस बोट पे में वो सवार थी उन्होंने 2-3 राउंड मारे आसपास बिल्कुल करीब करीब और फिर वो अपनी वापस जो है वो किनारे पर आ गई। खबर के मुताबिक रावी में जी शादरा के मकाम पर पानी का बहाव 1,83,000 क्यूसिक से ज़ायद हो गया है और ज़िली इंतज़ामिया के मुताबिक दरिया रावी से 2 लाख क्यूसिक का रेला गुजरने का इम्कान है। रावी की गुंजाइश 2,50,000 क्यूसिक है और रावी के बारे में ये बताया जाता है कि जो उसके आसपास आबादियाँ हैं वहाँ भी घरों में पानी दाखिल हो गया है। और जो सैलाब से जो हलाकतें हुई ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि अब तक 12 अफराद जाँ बहक हुए और ये वो हलाकतें जो ये रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा हलाकतें हुई हैं, ज़्यादा अमवात जो हैं वो ही हैं। दूसरी तरफ व्यूअर्स आपको ये भी खबर दे दें कि मरीम औरंगज़ेब आज वहाँ पे मौजूद थी और वहाँ पे लोगों ने उनसे सवाल किया। वो सवाल क्या था कि किसी एक हाउसिंग सोसाइटी को बचाने के लिए आप तमाम लोग, अब अगर आप देखें ना कि रावी के किनारे जिस अलीम खान की हाउसिंग सोसाइटी है तो पूरी पंजाब की मशीनरी उसको बचाने में लगी हुई है और वो उन्होंने एक बाकायदा एक स्पॉट बना लिया है। बाकी इलाकों को क्यों नहीं बचाया जा रहा, तो इस पर मरीम औरंगज़ेब का क्या जवाब था। मरीम औरंगज़ेब कहती हैं कि दरियाओं के किनारे जिन हाउसिंग सोसाइटी में लोग रहते हैं वो भी पाकिस्तानी हैं। आप अगर ये कहें कि वो किसी शख्स की सोसाइटी है तो हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो सोसाइटी को बचाए। हम ये तफरीक नहीं करेंगे सोसाइटी किसकी है और किसकी नहीं, बल्कि सबको बचाया जाएगा। काश आप पाकिस्तान को बचा लें, लोगों को बचा लें और आप अपने आप को बचा लें, क्योंकि लोग सोशल मीडिया पर वीडियोस शेयर कर रहे हैं और जो पॉपुलर ओपिनियन है इस हुकूमत के बारे में वो दुनिया के सामने रखा जा रहा है। एक तो बिलाल यासीन साहब वो भी पानी में उतर गए हैं और उनके भी कैमरामैन उनके साथ थे, टिकटॉक वो भी बनाते हुए आपको नजर आएंगे। इसके अलावा कसूर में जी सैलाब का खतरा है। भारत ने 38 साल बाद आज दिफाई बंद तोड़कर सतलुज का पानी छोड़ दिया और सरहद से पानी तेजी के साथ पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है और कसूर में भी जी खतरा जो है वो बढ़ गया है। हेड कादराबाद के मकाम पर
पानी से बचने के लिए लोग जो है दरख्तों पर चढ़े हुए, रेस्क्यू 112 ने बहुत सारे लोगों को जो है वो रेस्क्यू किया है। इसके साथ साथ ये भी खबर मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि सियालकोट में 3 दिन बाद भी पानी जो है आज भी वैसे का वैसे मौजूद है। अगर आप दोस्त सियालकोट से हमें इस वक्त सुन रहे हैं तो ज़रूर बताएं कि इस वक्त सियालकोट की क्या सूरत हाल है। गलियां, बाजार, घरों में पानी अभी भी मौजूद है और यही रिपोर्ट वहाँ से आ रही है व्यूअर्स। इसके साथ साथ अलीम खान पार्क व्यू सोसाइटी से रावी जो है वो टकरा गया है और एक बड़ा बांध दिया गया ताकि पानी रावी का पानी जो है सोसाइटी में दाखिल ना हो। और अलीम खान जो है वो भी मुसलसल वहाँ पर देख रहे हैं और सोसाइटी को बचाने के लिए वो भरपूर कोशिशें कर रहे हैं और पूरी मशीनरी और पंजाब हुकूमत जो है वो इस्तेमाल हो रही है। बाकी पंजाब कौन बचाएगा, गरीब की फसल जो खड़ी है वो तबाह होगी, उसे कौन बचाएगा, ये किसी को मालूम नहीं है। व्यूअर्स, एक और वीडियो सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जहां पर पानी जो है वो एयरपोर्ट में दाखिल हो गया। रनवे और फिर आसपास जितनी भी जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ भी पानी है। बताया जा रहा है कि फ़्लाइट ऑपरेशन आज रात तक मुअत्तल रहेगा और पानी को निकालने की कोशिश की जा रही है। और इसके साथ साथ रावी का जो पानी है रायवंड के करीब हाउसिंग सोसाइटी में दाखिल हो गया है और फ़ौज के नौजवान वहाँ पर मौजूद हैं और उस सोसाइटी का कंट्रोल भी जो है वो पाक फ़ौज ने संभाल लिया। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जो मुतहरिक है वज़ीराबाद में अहमद चट्टा साहब के भाई खुद सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा कर रहे हैं। नारोवाल में चौधरी अलीम तारिक PP 56 और उनकी टीम मौके पर मौजूद है। गुजरात में मुन सलाही के जितने भी लोग हैं वो भी मौजूद हैं। PTI हाफजाबाद की टीम, चौधरी इमरान अब्बास भट्टी और बहुत सारे लोग हैं जिनमें राय अल्ताफ़ हुसैन है। ये मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये नाम TV पर नहीं चल रहे हैं और लोगों को पता भी नहीं चल रहा कि कौन कौन इस वक्त काम कर रहा है और हुकूमत सारा क्रेडिट जो वो ले रही है। तो फिर सब अच्छे की खबर नहीं है। टीवी पर बैठकर वज़रा आपको बता रहे हैं कि सब कंट्रोल में, कुछ कंट्रोल में नहीं है और अभी तो आपने लोगों को पानी से निकालना है और फिर इसके बाद जब पानी ही उतर जाएगा, जो नुकसान हुआ उसका एस्टीमेट लगाकर फिर लोगों को दोबारा से बहाल करना, उनके घरों की वापसी, ये सबसे बड़ा टास्क होगा। और फिर बहुत सारी जो फसल तबाह हो गई, अब आपकी जो सप्लाई लाइन है सब्जियों की और बाकी चीज़ों की वो भी मुतासिर होगी। और पाकिस्तान में ऑब्वियसली ये एक चैलेंज जो है वो आपको आने वाले दिनों में नज़र आएगा। इस पर हुकूमत क्या कर रही है, टिकटॉक बनाएगी या फिर वाकई लोगों की मदद करती है, किसान की मदद करती है या नहीं करती। पहले ही आपने किसान की कमर तोड़ दी है, उनकी जो मेहनत थी वैसे ही वो पानी में बह गई, मवेशी बह गए। तो अब पाकिस्तान की हुकूमत को, पंजाब हुकूमत को किसान के लिए कम से कम जिन इलाकों में तबाही हुई है एक पैकेज का ऐलान लाजमी करना चाहिए। व्यूअर्स, ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा। अगली वीडियो में आपसे सुबह मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।